ओके, सो प्यारे बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल साइकिल, सेल डिवीजन ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। और आज हम लोग मतलब लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाई सेल विल डिवाइड, सेल क्यों डिवाइड होना चाहता है, ऐसे क्यों वो करेगा। तो इसके लिए दो रीजन मैंने आपको बताए थे। एक कि वो अपनी एफिशिएंसी बना के रखना चाहता है, ठीक है। अब एफिशिएंसी बना के रखना चाहता है तो दो काम उसे अच्छे से करने पड़ेंगे। वह है कि इंटरेक्शन सही से हो और अंदर मेटाबॉलिज्म का स्पीड जो है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो इसीलिए वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन रखना चाहता है। दूसरा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी अपना मेंटेन रखना चाहता है। तो दोनों ही काम वो करना चाहता है, इसलिए डिवाइड करेगा। तो फिर हमने ये भी देखा कि जो भी हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये दो अलग अलग पॉइंट है। हेलो, ठीक है। दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में जो समय होता है ना, जो ड्यूरेशन, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको मैं पूरा, है ना, सेल साइकिल कहता हूँ। क्योंकि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच का जो जनरेशन टाइम है ना, जो पीरियड है, उसमें जो भी इवेंट्स होते हैं उसको मैं साइकिल कहता हूँ, क्योंकि वो बार बार रिपीट होता है वैसे कि वैसे। इसीलिए दो पॉइंट्स हम लोग बिल्कुल क्लियरली समझने हैं। जब हम लोग सेल डिवीजन या तो सेल साइकिल को जब हम लोग क्लासिफाई करना चाहते हैं तो वी हैव टू स्टेजेस। One is a interphase and one is a M phase. Okay, and this interphase is also have three phases, that is the G1, S as well as G2. तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। स्ट्रक्चरली अगर हम लोग इस चीज को देखें तो हमने सेल साइकिल के रेगुलेशन के बारे में बात करनी शुरू की थी। मैंने कहा था कि अगर आप एक ऐसा सर्कल बना लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नोटिस करने को मिलेगा कि ये जो स्टेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज, और यहाँ तक ये स्टेज, ये तो हमारे लिए एम फेज है। दिस इज द एम फेज, ओके। और बाकी जो जितने भी स्टेजेस हमें दिखाई देते हैं, दिस स्टेज यहाँ पे जो है बेटा, दिस इज G1, दिस इज S एंड दिस वन इज G2। तो इस तरह से हम लोग सेल साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब मुद्दा ये आता है कि इनको रेगुलेट कौन करेगा। मतलब देखो, एक सेल यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ सेल है, बड़ा सा सेल है जो डिवाइड होगा और उससे दो डॉटर सेल बन जाएंगे। अब पॉसिबल ये है कि जब, है ना, एमफेज के शुरुआत में एक पेरेंट सेल आपको दिखाई देता है, दिस इज द पेरेंट सेल, ठीक है। अल्टीमेटली आफ्टर द एंड ऑफ द एमफेज विल सी द टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल हमें मिलेंगे। Now, what is the fate of this? One thing is possible कि ये सेल continuously divide होता रहेगा, फिर से divide होगा, मेरिस्टेमेटिक पार्ट बनेगा। या तो ये भी हो सकता है कि ये सेल कोशिश करे, मतलब हो जाएगी, अभी ये परमानेंट हो जाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वगैरह वगैरह, तो वो परमानेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि now this will enter into something different and that is what the G0 स्टेज, वो G0 स्टेज में चला जाता है। तो मैंने ये बोला था कि यार ये डिसीजन लेता कैसे है, हाउ इट टेक्स द डिसीजन कि मुझे G0 में जाना है या फिर S फेज में जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सिंपली बताया था कि देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेनली दो चेक पॉइंट्स के बारे में। चेक पॉइंट, है ना। अब ये चेक पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि एक चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट को हम लोग G1S चेक पॉइंट कहते हैं। मतलब अगर इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर गए तो डायरेक्टली सेल विल एंटर इनटू द S फेज। जब तक इस चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं किया जाता तब तक बेटा वो G0 कहा जाएगा, ठीक है। तभी तो वो G0 में ही है, वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को नहीं पता,
जब वो एस फेज में चला गया तब मैं बोलूंगा कि हाँ उससे पहले वो जीवन में था। कितने लोगों को समझ में आया ये? हेलो, यस सर। है ना? Yes, sir. बहुत आता है। वो एस फेज में गया, इसी का मतलब है कि उसके पहले क्या था फिर, उसके बाद उसके पहले जीवन। जीवन था। बट जब तक वो इस फेज में नहीं जाता तो आपको नहीं पता कि वो डिवाइड होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ देख, सोच ले भैया, तू ये कदम उठाएगा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, ऐसा हम फ्रेज कहते हैं। तो सेम वे नीट में भी और एम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि आप ये कैसे और कब कह पाओगे कि सेल अब डिवाइड होना ही होना है। तो आपका आंसर होगा सर, जब वो जीवन एस चेक पॉइंट क्रॉस कर जाएगा तो उसका डिवीजन होगा। एटलीस्ट उसका क्रोमोसोम तो भी डिवाइड हो ही जाएगा। साइटोकाइनेसिस की गारंटी नहीं ले सकते बट जरूर होगा। Isn't it? Hello everyone, is clear Yes, now? sir. So एस फेज के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो एस फेज वो स्टेज है जिसमें अगर सेल एंटर कर गया मतलब अब वो डिवाइड करेगा। नाउ क्वेश्चन आता है सर, ये आप चेक पॉइंट बोल रहे हो, ये है क्या? ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा चेक पॉइंट है, क्या है? बट यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक और चेक पॉइंट। बेटा एक और चेक पॉइंट क्या है? द चेक पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? द G2M चेक पॉइंट। अच्छा ठीक है, तो हम लोग बस ये दो चेक पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे छोटे मोटे चेक पॉइंट है बट talk about these two checkpoints. Anyway, I will talk about the another point, that is what here, है ना? क्योंकि आप जानते हो कि जब भी हम लोग मेटाफेज सॉरी जो एमफेज देखते हैं तो उसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है। तो यहाँ मान लेते प्रोफेज है, दिस इज अ मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। ओके, यहाँ हम लोग लेते हैं साइटोकाइनेसिस। तो बेटा एनाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स, दैट इज व्हाट द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक चेक पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो ए, है ना, चेक पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग तीन चेक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ चेक पॉइंट्स के लिए। दिस इज अ चेक पॉइंट 1, दिस इज अ चेक पॉइंट 2 एंड दिस वन इज द चेक पॉइंट 3। ओके, तो हम तीन चेक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सर एनाफेज का क्या इंपॉर्टेंस है। सर एनाफेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पे सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। एनाफेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे डायड से मोनैड बन जाता है। एनाफेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे, बोलो, जहां पे एनाफेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। जिसको एनाफेज नहीं समझा उसको कभी जिंदगी में बेटा सेल डिवीजन नहीं समझा, ठीक है। तो एनाफेज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेज, क्योंकि वहां पे डायड से मोनैड बनेगा। वहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये क्लास में क्लियर किया था मैंने, डायड मोनैड, मोनैड डायड। हेलो, Yes, डायड sir. मोनैड, Yes, मोनैड sir. डायड। ओके, सो दैट आई हैव क्लियर, ठीक है, वो बेसिक है अपना, वो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। अब ये डायड से मोनैड बनेगा, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, ठीक है, दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे। 2n का 4n बनेगा, 2n का 4n बनेगा इन द एनाफेज। हेलो, दिस विल हैपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो वहां पे डेफिनेटली बेटा कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती होगी जो डिसीजन मेकर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जीवन के बारे में बताया था, जीवन इज अ प्रिपरेटरी फेज फॉर द एस सिंथेसिस, ठीक है, एंड G2 इज द प्रिपरेटरी फेज फॉर द M, है ना, दैट इज व्हाट द माइटोसिस और M फेज और डिवीजन उसके लिए है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियरली अब हमें चीजों को समझना है, नोट करना है। मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में, दो केमिकल्स के बारे में बात की थी। नंबर 1 पॉइंट है ना, जिसके बारे में हमने बात की थी बेटा, एक था वो था साइक्लिन डिपेंडेंट Kindness. काइनेज। नाउ ये एक एंजाइम है, ओके,
साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है बेटा ये एंजाइम्स है। बोलो तो ये ठीक है सर, एंजाइम है तो क्या ठीक है। अब ये डेफिनेटली है ना क्या करेगा, इसका काम ही होता है बेटा फॉस्फोराइलेशन। क्या काम होता है इसका? इसका मैं बेटा Phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये फॉस्फोराइलेशन करता है, इसका काम ही है फॉस्फोराइलेशन करना। बट मुद्दा यह है कि क्या सेल में साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ऑलवेज अवेलेबल होता है? द आंसर इज यस। आप कभी भी साइटोप्लाज्म में देखोगे, इवन अगर वो जी नॉट स्टेज में भी है तब भी इसके अंदर CDK प्रेजेंट होता है। उसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग CDK लिखते हैं, CDK है ना, इट्स अ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो क्या सर CDK यहाँ पे प्रेजेंट है? बिल्कुल यहाँ पे भी है। सर क्या यहाँ पे CDK प्रेजेंट है? बिल्कुल बेटा यहाँ पे भी है। हर स्टेज में CDK अवेलेबल होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में तो भी कम से कम CDK प्रेजेंट है, कोई भी स्टेज हो। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, बट नाम से ही समझ में आता है ये जो काइनेज एक्चुअली एंजाइम है, इसका डिपेंडेंसी, ये काम तभी कर पाएगा जब कौन प्रेजेंट हो, है ना, ये दूसरा कंपोनेंट जब एग्जिस्ट करेगा, है ना। दूसरा कंपोनेंट कौन है? दूसरा कंपोनेंट है साइक्लिन। अगर साइक्लिन एग्जिस्ट करता है तो ही, है ना। अब है ना, साइक्लिन एक प्रोटीन है यार, ठीक है, एक सबस्ट्रेट प्रोटीन है। अब इसके बहुत सारे टाइप भी है, M साइक्लिन, S साइक्लिन, G1 साइक्लिन, G2 साइक्लिन, लाइक दैट। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइक्लिन्स एग्जिस्ट। ठीक है, साइक्लिन अलग अलग बेटा प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो whenever we say we'll talk about this one and this one, ठीक है, so that's it। ये है ना, ये दोनों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ये चीज समझ में आती है कि जैसे जैसे साइक्लिन ये कभी भी साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट नहीं करता। साइटोप्लाज्म डू नॉट एग्जिस्ट इन द साइटोप्लाज्म, sorry, cyclin do not exist in the cytoplasm. It never exists. For example, if I will say the G0 stage, but a G0 stage में cyclin नहीं है, so just I will write G0, that means it has the no cyclins. Because it do not have a cyclin, the CDK cannot work. It cannot function. Why? Because it is a cyclin dependent kinase. अब वो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, प्रमोशन नहीं करेगा, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नो साइक्लिन इज देयर। ऑब्वियसली देयर इज नो साइक्लिन इन द G0 स्टेज, इजंट इट? एवरीवन इज क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ हम लोग बात करते बेटा चेक पॉइंट्स के बारे में। तो चेक पॉइंट नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस इज व्हाट द चेक पॉइंट, है ना। अब हमें समझना है कि सर ये चेक पॉइंट जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं G1S चेक पॉइंट, ठीक है, ये G1S चेक पॉइंट जब भी क्रॉस होगा, इसका सीधा मतलब है कि सेल बिल्कुल डेफिनेटली रेडी है DNA रेप्लिकेशन करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखो अब ये होगा कैसे, हाउ इट इज, ठीक है। सो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे होगा स्लोली G1 and S cyclin amount accumulate, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि होता क्या है कि इसके डीएनए में धीरे धीरे जो है एक्टिविटी शुरू होती है और वो G1 और S साइक्लिन बनाना शुरू कर देते हैं। G1S साइक्लिन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। और G1 स्टेज में जब ऐसा एक अमाउंट आ जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट बेटा G1 और S साइक्लिन का आपको बनते हुए दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली चीजें दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है, ये है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज नाम का एंजाइम। इसका नाम है CDK। दिस इज अ CDK, ठीक है। यहाँ पे सेल में आपको दिखाई देगा कि ये जो है दोनों कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन से वो बनना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, G1 and S साइक्लिन, ठीक है।
जैसे G1 और S साइक्लिन बनते हैं वो बेटा एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ये वो साइट है, ठीक है। आपको जो येलो कलर का मैंने बनाया है ये जो है बेटा दिस इज अ साइट, इस साइट के ऊपर आकर के ये जाके चिपक जाएगा। वो एक्चुअली सीडी के मतलब G1 साइक्लिन का ही बेटा ये है एक्चुअली G1S साइक्लिन, ठीक है। नाउ ये डेफिनेटली यहाँ जाकर के अटैच हो जाता है, और जब यहाँ जाके अटैच हो जाता है तो बेटा इनके अटैच होने की वजह से यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह से हमें एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स मिलता है। इस एक्टिव कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे, ये देखो ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आके बाइंड हो गया CDK वाला, ये जो है साइक्लिन जो है G1 और S साइक्लिन यहाँ आकर के चिपक गया। साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपको जो दूसरा साइट है वहां पे एक्चुअली एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव G1S cycline CDK कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एक्टिव, ठीक है। ये हाई एनर्जी बॉन्ड है बहुत सारे, तो आपको ये नोटिस करना है कि जब ये बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऐसे एक्टिव G1S साइक्लिन बहुत सारे बन जाते हैं तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, मतलब यहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड तैयार हो चुके हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपको बेटा वो जो CDK वाले जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं धीरे धीरे यहाँ आई विल ड्रॉ हियर, ठीक है। यहाँ पे बेटा वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, रेडी है, यहाँ पे CDK है ना ज्वाइन हुआ है, यहाँ फॉस्फेट अटैच हुआ है, और ये बहुत सारे जमा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं सो दिस ट्रिगर्स द हाई एनर्जी एक्यूमुलेशन, और हाई एनर्जी एक्यूमुलेशन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी बूस्ट टू क्रॉस दिस चेक पॉइंट G1S चेक पॉइंट। तो हम लोग आपके लेवल पे मैं सीधी बात इतनी ही बोलूंगा, इसके आगे भी कहानी है, बट आपके लेवल पे मैं इतना ही बताऊंगा कि जब एक्टिव G1S साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनेंगे ढेर सारे, हाई एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, उसके वजह से G1S चेक पॉइंट क्रॉस हो जाएगा। हेलो, इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. ये एनर्जी बूस्ट करेगी किस चीज को? DNA रेप्लिकेशन को, है ना। ये एनर्जी किसी एक्चुअली बूस्ट करती है कि चलो भैया DNA रेप्लिकेशन शुरू कर दो यार, हो गया तुम्हारा, अभी DNA की कॉपीज बनाना शुरू करो तुम, ठीक है, डायरेक्ट। हेलो, तो इस तरह से बेटा आगे ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है धीरे 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 साइमल्टेनियसली ये एनर्जी यूज होती चली जाती है, ये है ना, ये ब्लास्ट होते चले जाते हैं, फॉस्फेट्स निकलते चले जाते हैं, और अल्टीमेटली बेटा ये सारा डिजेनरेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट में degeneration of the G1S cycline will takes place। तो एस फेज जब तक एंड होता है तब तक बेटा सारे G1S साइक्लिन है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, CDK सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से बेटा ये कंप्लीट चेक पॉइंट काम करता है। किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो अभी, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं रिपीट करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, G1S चेक पॉइंट, है ना, क्रॉस होने के लिए G1S साइक्लिन बनेगा। G1S साइक्लिन बेटा इस CDK के साथ बाइंड हो जाएंगे, एक फॉस्फेट भी बाइंड हो जाएगा, फॉस्फेट हाई एनर्जी वाला है। ऐसे बहुत सारे एक्टिव मॉलिक्यूल गैदर होंगे, हाई एनर्जी बूस्ट मिलेगा, DNA रेप्लिकेशन ट्रिगर हो जाएगा, DNA रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। इसी को हम मानते हैं कि G1S चेक पॉइंट क्रॉस हो गया। धीरे धीरे ये सारे यूटिलाइज होंगे, धीरे धीरे बेटा ये सारे G1 साइक्लिन डिग्रेड हो जाएंगे और सारे खत्म भी हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब वो खत्म होते हैं तो हम लोग मानते हैं कि अब एस फेज खत्म हो चुका है। हेलो, इजंट इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है पूछो, पूछ लो भैया, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका जब क्वेश्चन आता है ना, तो लोग थोड़े से इधर उधर देखते हैं। एनीवे, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।
अब आपको क्लियर है। नाउ सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो नेक्स्ट चीज है हमारे पास एक और चेक पॉइंट है। ये तो एक चेक पॉइंट हो गया, दूसरा चेक पॉइंट है सर, जैसे पहला चेक पॉइंट खत्म है, ठीक है। दूसरा चेक पॉइंट कौन सा है? तो सेकंड चेक पॉइंट इज वो है जिसको हम लोग बोलेंगे G2M चेक पॉइंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? G2M चेक पॉइंट। ओके सर, G2M चेक पॉइंट इसमें क्या है? तो सर इसमें वही होता है ना, और क्या। यहाँ पे एक CDK है, ठीक है, CDK प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साइक्लिन होगा सर? यहाँ पे आ जाएगा M साइक्लिन। ओके ठीक है। तो जैसे ही S फेज खत्म हो जाएगा, जैसे ही S फेज खत्म हो जाएगा, जैसे ही DNA रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही DNA रेप्लिकेट हो जाएगा, तो धीरे धीरे बेटा ट्रिगर होता है सिंथेसिस ऑफ द M साइक्लिन। बेटा M साइक्लिन बनाया जाता है, ठीक है। M साइक्लिन इतना ज्यादा बेटा सिंथेसाइज किया जाता है कि उसका अमाउंट बढ़ जाता है। उसके लिए एक अलग सा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रेजेंट है। अब मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना। सो नाउ दिस इज एक्चुअली ये जो आपको मॉलिक्यूल मैंने बना के दिखाया हुआ है, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये है CDK। वो कौन सा CDK है? दिस CDK is for the M cycline CDK. Now as we see, यहाँ पे बहुत सारे M cycline बन जाएंगे। This is M cycline and this is the site of the है ना addition of the M cycline। यहाँ पे आकर के M cycline add होगा। So how it is? I will draw it. Okay. See, यहाँ पे आ जाएगा M cycline। सर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है सर? आप ये देखो ना, यहाँ पे 1 और 2 दो साइड्स और है। अच्छा है, करेक्ट है। तो ये साइक्लिन जो है इट नीड्स इवन मोर एनर्जी, इवन मोर एनर्जी, है ना। हेलो, ये डाइकाइनेज है। डाइकाइनेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, डबल फास्फोराइलेशन करवाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ आके अटैच होता है, दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ आके अटैच होता है। ओ, दो फॉस्फेट, हाँ बिल्कुल, 2 फॉस्फेट आके अटैच होते हैं, ठीक है। और जब ये सब कुछ बन जाता है तो इसको हम लोग कहते बेटा एक्टिव, क्या बोलेंगे आपको तो समझ में आता है, M साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है ना, ठीक है। बस इसको एक और नाम, इसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है। इसको बहुत बार एग्जाम में लिखा होता है MPF। क्या फुल फॉर्म है? MPF का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? Mitosis promoting factor. प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव M साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। अब इसके पास एबिलिटी है दो डीफॉस्फोराइलेशन कराने की, मतलब 2 बार ये एनर्जी रिलीज कर सकता है। इट कैन रिलीज एनर्जी 2 टाइम्स, 2 बार ये एनर्जी रिलीज कर सकता है। नाउ अब आप देख सकते हो कि यहाँ से CDK कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हुए हैं, और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इस लेवल पे आपको 1 2 3, ठीक है, इस तरह से ये CDK कॉम्प्लेक्स रेडी है। यहाँ पे बेटा M साइक्लिन अटैच हो चुका है, एक फॉस्फेट अटैच हो चुका है, दूसरा फॉस्फेट अटैच हो चुका है, और ये बन गया हमारा MPF। जब बहुत सारे MPF बन जाते हैं, एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, तब जाकर के ये जो G2 का चेक पॉइंट है ये क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो G2M चेक पॉइंट तभी क्रॉस होगा जब ऐसा होगा, है ना। यहाँ से आपको धीरे धीरे देखने को मिलता है G2M चेक पॉइंट विल बी क्रॉस्ड। हेलो, G2M checkpoint will be crossed. G2M checkpoint will be crossed. Hello, sure. G2M Yes. checkpoint Yes, will sir. be crossed when the mitosis promoting factor जो है वो
माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो क्या करेगा, ठीक है, बनेगा। दैट्स इट, इजी है। तो धीरे धीरे जैसे ही मतलब ट्रिगर करेगा, यहाँ पे देखो, है ना, पहला डीफॉस्फोराइलेशन होगा, पहले फॉस्फेट रिलीज होंगे, क्योंकि उसके पास 2 फॉस्फेट है। तो जैसे ही पहला फॉस्फेट हो जाएगा तो है ना, ये प्रमोट करेगा प्रोफेज को, मेटाफेज को, और आगे बढ़ेगी कहानी, कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होगा, इट विल नॉट डिग्रेड एज सून जैसे, ठीक है। तो पहला डीफॉस्फोराइलेशन हुआ तो इट विल बिगिन, मतलब ये एनर्जी यूज की जाएगी, सेल को बोला जाएगा चल भैया कंडेंसेशन शुरू कर, है ना। क्या करना है, अरे भाई क्रोमैटिन जो डीएनए है उसका कंडेंसेशन शुरू करो, एनर्जी लो, बूस्ट लो, ठीक है। तो ये एनर्जी लेके जाएगा एंड देन दैट फॉस्फेट, क्योंकि देखो काम कौन करेगा, सीडीके ही करेगा, बट उसको ट्रिगर चाहिए, उसको पता होना चाहिए जब तक एम साइक्लिन नहीं आएगा तब तक वो बेटा ये पहला फॉस्फेट पकड़ के उसका एनर्जी बूस्टिंग नहीं करेगा। सो एज द एम साइक्लिन कम्स इट विल अटैच, वो फॉस्फेट पकड़ लेगा, 2 फॉस्फेट लेके जाएगा और फटाक से भड़ंग, है ना, ब्लास्ट करेगा, एंड दैट्स इट, दैट एनर्जी रिलीज विल ट्रिगर द वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द, है ना, सेल डिवीजन। तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, है ना, प्रोफेज शुरू हो जाएगा, और जैसे ही प्रोफेज शुरू हो जाता है सेल डिवीजन बिगिंस। हेलो हेलो, क्लियर है। बट नोटिस करो यार, इसके पास 2 फॉस्फेट है ना, एक ही गया, दूसरे का क्या, इजंट इट, हेलो, Yes. है ना। अब आप नोटिस करते हैं, हम लोग तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ये एमपीसी बोलते, सॉरी एमपीसी नहीं, एपीसी, ठीक है। तो ये जो एपीसी है, दिस इज एन एक्चुअली एन एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम कैसा है, इट इज एन कैटाबोलिक एंजाइम, इट्स अ डिस्ट्रक्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये एक डिस्ट्रक्टिंग एंजाइम है, चीजों को तोड़ने में मजा आता है इसको, ठीक है। ये क्या तोड़ेगा, ऑब्वियसली बेटा जो भी प्रोटीन्स क्रोमैटिन्स को होल्ड करके रखते हैं, डायड को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट विल डाइजेस्ट ऑल प्रोटीन्स ऑफ डायड, ठीक है। जो डायड को कनेक्शन करके रखने वाले प्रोटीन से उनको डिग्रेड करेगा। अब इसको एनर्जी कहां से मिलती है, ठीक है, यहां इसको एनर्जी मिलती है बाय द डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द सेकंड फॉस्फेट इन MPF। अब आपको नोटिस करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आपको पता चला ये वाला फॉस्फेट तो गया, गया ना, ये फॉस्फेट गया, अभी इसके पास यहाँ पे कौन बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देयर विल बी सेकंड डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और जैसे ही सेकंड डीफॉस्फोराइलेशन होता है तो यहाँ पे ये जो एंजाइम से बेटा ये काम करते हैं, उनका नाम है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जैसे ही ये देखो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे ही बन जाता है, सब कुछ डिग्रेड कर देगा ये, डिग्रेडेशन ऑफ एमपीएफ का डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब वो दोनों जो क्रोमैटिड एक दूसरे को चिपके हुए हैं डायड, उनके जो भी प्रोटीन उनको अटैच करा के रखते हैं उनको भी बेटा डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, सब तोड़ देगा, ठीक है। और तोड़ करके 2 सेंट्रोमियर को अलग करेगा, 2 क्रोमैटिड्स को डिफर करा देगा, अलग करा देगा, एंड सो दैट it will cross that anaphase stage, and then ultimately it will lead to the telophase and then cytokinesis। इस तरह से बच्चों
यहाँ पे हमें रेगुलेशन देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर सपोज कभी भी सीडीके बने ही नहीं, G1 S साइक्लिन कभी बना ही नहीं, तो G1 S चेक पॉइंट कभी क्रॉस होगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब वो सेल G0 स्टेज में होगा। तो क्या किसी परमानेंट सेल में ये सारे सीडीकेस बनते हैं? तो आंसर है नो सर, ये कभी भी परमानेंट सेल में नहीं बनते। परमानेंट सेल में सीडीकेस होते हैं, हाँ सीडीके होते हैं, बट साइक्लिन नहीं होते। और अगर साइक्लिन नहीं है तो बेटा ये काम ही नहीं करते, दे विल नॉट वर्क। इजंट इट क्लियर? ठीक है। अगर एमपीएफ ना बना तो एपीसी भी नहीं बनेगा। एपीसी को मतलब एपीसी भी बनेगा तो भी काम नहीं करेगा, कि उनको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी। सो दिस वे वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ द सेल साइकिल रेगुलेशन। देखो ये जैसा यहाँ पे मैंने बताया है वैसा कुछ है नहीं, मतलब ये बहुत 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 सिंप्लीफाइड वर्जन है, बहुत सिंप्लीफाइड आपके लेवल पे, ठीक है। It has more complex things to deal with. Anyway, a lot of different types of the cyclines, ठीक है, lot of different types of the checkpoints also, ठीक है। But what we यहाँ पे we deal with the only 2 checkpoints, and this is the simplest version of the cell cycle regulation. Now the question is, who is making this cycling? Hello, who is making this cycling? Obviously, आपके सेल में जो डीएनए है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है ना, वो डीएनए ही साइक्लिन्स बनवा रहा है ना, साइक्लिन्स तो वही बनाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। एक और चीज है कि ये कौन ख्याल रखेगा कि ये जो सीडीकेस बनते हैं, मतलब साइक्लिन्स बनते हैं, इनको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये इतने सारे बन जाएंगे कि सेल कभी रुकेगा ही नहीं डिवीजन का, है ना। हेलो, इजंट इट? Yes, sir. तो ठीक है, यहाँ तक तो क्या आपको समझ में आ गया है? अगर आपको Yes. नहीं समझ में आया हो तो भी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा अभी वंस अगेन रिपीट करता हूँ इस डायग्राम पे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको एक और बार आप देखो, आपकी नजर होनी चाहिए G1 की तरफ, ठीक है। G1 स्टेज में सीडीके अवेलेबल है बट साइक्लिन अवेलेबल नहीं है, मतलब एक्चुअली वो G0 स्टेज में है। नो साइक्लिन मींस इट इज अ G0, ठीक है। अभी होता क्या है कि G1 और S साइक्लिन बनना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है, और जैसे ही G1 S साइक्लिन जमा होगा वो सीडीके के साथ बाइंड हो जाएगा, उसका फॉस्फोराइलेशन होगा और बेटा वो एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जैसे ही G1 S साइक्लिन एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है वैसे ही G1 S साइक्लिन चेक पॉइंट क्रॉस होगा, और जैसे ही ये चेक पॉइंट क्रॉस हो गया तो सेल में डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बेटा ये डिफॉस्फोराइलेट होते चले जाएंगे, अपनी एनर्जी सेल को देंगे, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली है ना, सारे साइक्लिन G1 साइक्लिन जो है डिग्रेड हो जाएंगे, बट तब तक सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है। बट जैसे ही बेटा डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे M cycline बनना शुरू हो जाता है। Synthesis of the M cycline begins from here, ठीक है। And as the M cycline synthesis begins, it will start forming a complex that is a mitosis promoting factor, ठीक है, mitosis promoting factor। तो जैसे ही माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर बनेंगे डबल फॉस्फोराइलेशन के साथ साथ, वो G2M चेक पॉइंट को सेल क्रॉस कर जाएगा and it will trigger to begin the process by releasing a phosphate। जैसे ही फॉस्फेट रिलीज करेगा तो बेटा माइटोसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे माइटोसिस के शुरू होने के बाद प्रोपेज होगा, मेटापेज होगा, और सडनली अगेन इट विल शो अनदर डीफॉस्फोराइलेशन which gives ample energy to start the working of the APC, anaphase promoting complex, जो खुद में एक डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, वो सारी चीजें डिग्रेड करेगा, इवन एमपीएफ को डिग्रेड करेगा। बाकी ये जो जितने भी चीजें आपको दिखाई देती है सेल के अंदर जो डायड को पकड़े हुए रहती है, उन सबको बेटा वो डिग्रेड करेगा, और इसके वजह से जो स्प्लिटिंग है क्रोमैटिड्स का वो हो जाता है, और एनाफेज के आगे कहानी बढ़ेगी, टेलोफेज
cytokinesis. So is it clear to all? Hello? Yes, Is sir. it clear? Yes. Now ये molecular level पे है, इसी चीज को हम जेनेटिक लेवल पे बता सकते हैं। जेनेटिक लेवल पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक जीन है जिसको मैं बोलता हूँ ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ये जो जीन होता है ना ट्यूमर सप्रेसर जीन, अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ये जीन है, ये साइक्लिन कितना बनना चाहिए और कहाँ पे बनना चाहिए इसका डिसीजन लेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो जी नॉट स्टेज में सेल है, यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रॉपरली काम कर रहा है, मतलब ये कभी भी सीडीके उसमें बनने ही नहीं देगा। ठीक है, वो सेल में कभी सीडीके नहीं बनेगा जिस सेल को डिवाइड होना ही नहीं है। ठीक है, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन फेल हो गया, म्यूटेट हो गया, ठीक है, और वो अगर बेटा कैंसरस हो गया तो उसी को फिर हम लोग बोलेंगे ऑन्कोजीन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन एक म्यूटेटेड वर्जन है, म्यूटेशन हुआ है, चेंज हो गया, वो उसका बिहेवियर बदल जाता है। अब ये क्या करता है, हर सेल, चाहे कोई भी सेल हो, किसी भी जगह का हो, है ना, मतलब आप सोचो कि किडनी का सरफेस है बाहर का, किडनी का सरफेस का तो डिवाइड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उसमें काय को डिवीजन होने का नहीं होने का है भाई। सो देयर विल बी वन थिंग हैपेंड, वहां के सेल अचानक से 2-4 सेल में ऑन्कोजेनिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, और बेटा वो हर सेल में जीवन साइक्लिन बनाना शुरू करता है, रोकता ही नहीं और ट्रिमेंडस अमाउंट में जीवन इस साइक्लिन बनाते हैं, कभी रुकता नहीं बनने का। और बेटा वो S1 क्रॉस करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, G2 भी क्रॉस हो जाएगा, फिर सब होगा और ये सेल डिवाइड होता रहेगा और वहां पे ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, अ कैंसरस ट्यूमर कैन बी डेवलप। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द, है ना, बीनीथ इट, मतलब जो कंट्रोलर है, ब्लूप्रिंट है, वहां पे काम होता है। तो मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा, मैंने सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस किया है आपको। एक कौन सा जीन है बच्चों? ट्यूमर सप्रेसर जीन, है ना, जो यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है कि भैया हाथ उठ के रुको 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 रुको, तुझे नहीं डिवाइड होना है, तू चुप बैठा, तू डिवाइड हो, तेरा काम है। इस तरह से वो काम करेगा। अब देखो, अगर हम ह्यूमन बॉडी के, एनिमल्स के केस में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बॉडी के सेल जो है वो डिवाइड होते ही नहीं है। वंस दे आर डिवाइडेड, नाउ दे आर नॉट डिवाइडिंग। हेलो, सारे ही ऐसे ही है हमारे बॉडी में, है ना। कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत डिवीजन होता रहता है। जैसे हमें बताया जाता है कि जैसे बचपन से हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे आईज का जो साइज होता है, आईज का साइज, है ना, फिक्स है। मतलब बचपन से जितने भी बड़े हो जाओ आप लोग, कितने भी कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो आपके बॉडी में आईज जो होती है, आंखों का साइज बचपन से जितना है उतना ही रहता है, इट विल नॉट चेंज, यू नो। बट योर ईयरलोब्स, ईयर जो होते हैं, कान, और नोज का पॉइंट, नोज टिप ऑलवेज ग्रोस। इसलिए जो बहुत बूढ़े इंसान होते हैं उनकी नाक लंबी होती है। हैव यू सीन इट? है ना, हम लोगों को बचपन में वो भूतों के चीजें दिखाते थे, है ना, तो उसमें जो होते हैं ना, झाड़ू के ऊपर बैठ के आते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, विच वगैरह क्या बोलते हैं, तो उनकी नाक बहुत लंबी होती है। क्या इंडिकेट करता है? I mean, she is so old. That means उसकी नाक बहुत लंबी हो गई, एकदम pointed, you know. So understand this. So one thing you all have to understand here, the cells of the human body or animal body, they are not dividing. They are actually not dividing. और एक चीज मैं यहाँ पे और एक बताता हूँ कि अगर आपको ये लगता होगा कि सिर्फ एनिमल्स में ही ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, तो आप गलत है। प्लांट्स में भी ट्यूमर्स होते हैं, प्लांट्स को भी ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, तो दोनों में ही बेटा कैंसर्स होते हैं। कैंसर का, ट्यूमर का सीधा मतलब है अनवांटेड जगह पे सेल डिवीजन होना शुरू, ठीक है, और इतने तेजी से सेल डिवीजन होगा कि वहां पे जबरदस्ती का मास डेवलप हो जाएगा सेल्स का। यस, हेलो, इजंट इट? Yes. है ना, तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें बच्चों ट्यूमर डेवलप हो सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट so this is all about that what I am talking about, the cell cycle regulation. किसी को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है, हाँ बोलिए।
सर जो एम साइक्लिन है वो एस फेज के एंड में फॉर्म होगा क्या G2 फेज में फॉर्म होगा? एम साइक्लिन फिर से पूछो। सर मैं पूछ रही थी कि एम साइक्लिन एंड ऑफ एस फेज में फॉर्म होता है क्या G2 फेज में ही फॉर्म हो जाएगा? एंड ऑफ एस पेज, देखो यहाँ पे कोई डीमार्केशन है नहीं बेटा, पहली बात तो फर्स्ट थिंग क्या है बच्चा, है ना, एम साइक्लिन कब बनेगा? इसका बहुत सिंपल आंसर है कि एम साइक्लिन पहले से ही बन रहा है, ठीक है। G2 फेज मतलब G2 एम चेक पॉइंट क्रॉस करने का मतलब है, ठीक है, जैसे जैसे उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एक एम साइक्लिन जमा हो जाएगा तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ अभी जाकर के वो, है ना, एक एमपीएफ फैक्टर बना सकता है, इतना अमाउंट जमा हो चुका है एंड देन इट विल क्रॉस। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा लिटरली करेक्ट है कि एम साइक्लिन जैसे कंपाउंड जो है, जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है वैसे ही बनता है। क्लियर? यस ठीक सर। है, मैं बनता है ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ एक्यूमुलेट होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। यस अभी सर। उसमें मैंने, इसमें क्या है, अब ये एक्चुअली मैं आंसर दे रहा हूँ ये गलत है, मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि हम लोग इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें जानते हैं, जैसे मैं जानता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली एम साइक्लिन कोई एक सिंपल सा ऐसा कुछ साइक्लिन है नहीं। सो मैं ऐसे ही आंसर दूंगा मैं कि हाँ जैसे ही एस का मतलब डिवीजन शुरू हो जाएगा वैसे ही एम साइक्लिन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, बताओ, कौन बता सकता है? किसी के पास थोड़ा सा भी थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्या हो सकता है बताओ, एनीवन, राइट। ऐसा क्यों कहा सर आपने कि जैसे ही एस पे शुरू हो जाएगा वैसे एम साइक्लिन बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ, ये तो गलत है। बोलो कौन बताएगा, कौन बता पाएगा? देखो मैं इसको समझा, देखो जब डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं ना, डीएनए डबल वो बन जाएगा तो उसका कंडेंसेशन शुरू होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उस समय में, ठीक है, उस समय क्या होता है कि आ, हमारे जो सेल्स होते हैं मतलब जो डीएनए होते हैं, ठीक है, वो काम करना बंद कर देते हैं। कंडेंसेशन का मतलब है कि वो काम करना बंद करते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन्स बनाना, ये सब कुछ बंद करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी है ये फैमिलीज ऑफ प्रोटीन्स है ना, एम साइक्लिन जो भी है ना, फैमिलीज ऑफ प्रोटीन्स है। और ये डेफिनेटली बेटा एम साइक्लिन पहले से ही थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाता है। मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि अमाउंट मैटर्स, ठीक है, कितना अमाउंट बन गया वो मैटर करता है। क्लियर है बेटा? हेलो, Yes. यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चल, so this is all about what the cell cycle and regulation. I hope it is very very clear to you all, है ना। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग डेफिनेटली बेटा, अगर हमने अभी एक्चुअली ऑब्वियसली हमको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। सेल डिवीजन में सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डेफिनेटली क्या होगी, बता सकते हो? कौन बता सकता है? सो चलो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा बच्चा मैंने सेल डिवीजन, है ना। नाउ ये सेल डिवीजन है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि हम लोग 3 प्रकार के सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। पहला तो होगा ए माइटोसिस, ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट द माइटोसिस, ठीक है। एक तो ये ए माइटोसिस एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट द माइटोसिस एंड लॉट ऑफ थिंग्स देयर, ठीक है। सो क्या बता सकता है, कोई बता सकता है कि क्या मतलब है यार, मतलब ए माइटोसिस का क्या मतलब है? देख, ये कहाँ पे हो सकता है? इट टेक्स प्लेस इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में, क्योंकि देखो माइटोसिस का मतलब है यार कैरियोकाइनेसिस होना चाहिए, न्यूक्लियस का डिवीजन होना चाहिए। सर न्यूक्लियस का डिवीजन होना चाहिए तो न्यूक्लियस होना चाहिए ना। अब किसी भी बैक्टीरिया में मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है,
प्रोकैरियोट्स में सर कभी भी तो न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो जब आप कैरियोकाइनेसिस वगैरह वर्ड बोलते हो तो ये तो सही है नहीं यार, मतलब ये तो गलत है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली जो सेल का डिवीजन होता है उसे क्या वर्ड यूज करते हैं आप लोग जानते हो? बाइनरी यस, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन। और अगर ये बाइनरी फिजन है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट एंड सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो हमारे बॉडी में तो होते नहीं, हमारे बॉडी में ऑब्वियसली बेटा कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इट ऑलवेज ऑकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनमें बेटा ये प्रोसेस होती है। ठीक है, लाइक ईस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अमीबा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख लेते हैं, ईस्ट में भी होगा, बैक्टीरिया में तो ऊपर लिखा ही है मैंने। ठीक है, ईस्ट, फंजाई एंड अमीबा एक लिख लेते हैं, पैरामीशियम एक लिख लेते हैं। इन सब में जो एक्चुअली डिवीजन होता है वो होता है एमाइटोसिस। अब आप बोलोगे सर ऊपर जो एग्जांपल लिखा है आपने बैक्टीरिया उसका तो समझ गया क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। सर ये जो नीचे आपने नाम लिखे है ना, ईस्ट, फंजाई, अमीबा, ये तो सारे के सारे यूकैरियोटिक है, इनमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या बोल रहे हो? ठीक है, ये क्या चीज आप बोल रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डॉटर सेल्स जो भी बनते हैं इस सेल के डिवीजन में, ठीक है, डॉटर सेल डज नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैं इसको बोलता हूं कि कभी भी अगर अनइक्वल डिवीजन हो, इफ देयर इज अनइक्वल डिवीजन, तो भी मैं उसको अमाइटोसिस कहता हूं, क्योंकि माइटोसिस एक इक्वल डिवीजन होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है बेटा वो इक्वली शेयर किए जाते हैं। अगर कभी ऐसा आपको दिखाई दे कि जहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता होगा, एक में मतलब ट्रिप्लॉइड है, एक में डिप्लॉइड चला गया, एक में हैप्लॉइड चला गया, लाइक दैट इफ इट हैपेंस इट्स एन एमाइटोसिस। ठीक है, और इवन अनइक्वल डिवीजन दैट इज व्हाट द इवन साइज डिफर करेगा। जैसे आप बडिंग नाम सुनते हो ईस्ट में, हेलो यू हैव हर्ड अबाउट द बडिंग। यस बडिंग में क्या होता है, ये पेरेंट सेल है, ये है पेरेंट सेल, बट इसके ऊपर जो सेल आता है ना दूसरा, वो छोटा सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बड। अब एक्चुअली डिवीजन ही तो हुआ है, इस डिवीजन से दो सेल बने, एक सेल जो है बेटा, एक सेल जो है वो बड़ा रह गया, एक सेल छोटा रह गया, एक ही सेल के तो दो सेल बने हैं। तो बेटा साइज के हिसाब से भी आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो दोनों ही सेल साइज सेम नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। ठीक है, अब इससे जो सेल बनते हैं, कुछ कुछ डॉटर सेल जिनमें जो प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं जा पाते, तो इनमें कभी भी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता या रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाते, एंड दैट सेल विल डाई। अनइक्वल माइटोसिस से जो सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, वो सरवाइव नहीं करेंगे अगर उनमें क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो। साइज में हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज अपना बाद में बढ़ा लेगा। ठीक है, बडिंग की प्रोसेस बहुत सारे सेल्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है अगर ये यूकैरियोटिक है तो। ठीक है, एक और चीज होती है बच्चों नोटिस करने वाली होती है कि जब भी माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में एक बनता है स्पिंडल। स्पिंडल जो कि दोनों क्रोमेटिड्स को खींचेगा, पोल्स की तरफ धकेलेगा। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना होता है कि ऐसे सेल में न्यूक्लियस कभी डिसअपियर होता ही नहीं है, इसीलिए स्पिंडल फाइबर्स आर नॉट फॉर्म। ठीक है, so no spindle formation or no spindle fiber formation. ठीक है, कभी भी बेटा स्पिंडल फाइबर बनता ही नहीं है, स्पिंडल नहीं बनेगा ऑब्वियसली, तो ये इसको हम कहते हैं एमाइटोसिस। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर। कभी भी आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो अभी तक, मतलब इतने दिनों से पढ़ रहे होंगे, तो आपको बहुत बार दिखाई दिया होगा, अमीबा का कभी देखा है डिवीजन कैसे होता है? ये है अमोइबा, ढूंढी बच्चा भाऊ, अमीबा। ठीक है, तो ये जो अमीबा है इसको आप देखोगे तो आप इसको नोटिस करना, ये इस तरह से आपको डिवीजन दिखाया जाता है। आप कोई भी बुक देखो, इसमें आपको दिखाया जाता है कि न्यूक्लियस ऐसे इलोंगेट हो गया है, लो
यस। Yes, sir. उसके बाद आपको और एक चीज देखने को मिलती है कि न्यूक्लियस विल पिंच ऑफ बिटवीन, हेलो, लाइक दिस इट विल हैपन। न्यूक्लियस डिसअपियर नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी डिसअपियर नहीं होता, एंड यू विल सी दिस व्हेन दो न्यूक्लियस बन गए, and then the cell will divide into two amoeba, okay, like this. Are you clear? आप पूरे स्टेज में देखो कहीं पे भी स्पिंडल बना ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस कभी गया ही नहीं। न्यूक्लियस डिसअपियर होगा तो ही स्पिंडल बनेगा। So there is a no spindle formation, there is a no spindle formation, there is a no nuclear membrane disappearance, जो कि माइटोसिस में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, स्पिंडल बनते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। Isn't it clear? सब Yes, क्लियर sir. है? बहुत बढ़िया सर, ये बात ठीक है। फंगस में ईस्ट में आपने बोला सर, फंगस का क्या नाटक है सर? अरे फंगस का नाटक बड़ा सिंपल है भाई। देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास है, इसको बोलते हैं माइसेलियम। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड इन द किंगडम फंजाई। हेलो, अब माइसेलियम ये हो सकता है, ये माइसेलियम 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 माइसेलियम, ठीक है। अब इस माइसेलियम में मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसेप्टेट, है ना, या तो सिनोसाइटिक माइसेलियम। यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, और सेपरेशन है नहीं। अब आप इमेजिन करो, कौन बताएगा ये कैसे डिवाइड होगा? हाउ इट विल डिवाइड, हाउ इट विल डिवाइड? क्या आप टिपिकल जो सेल डिवाइड होता है वैसा डिवाइड होगा क्या? ये नहीं होता। कैसे डिवाइड होगा? इसमें सेप्टम ही नहीं बनता है, सर कैसे होगा सर इसका कार्यक्रम? समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, बताओ, कोई बताएगा? है ना। अब ये माइसेलियम है, इधर से पैक है, इधर से पैक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस है। कुछ नहीं, इसको जब भी डिवाइड होना है डिवाइड होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस बना लेगा, यहाँ न्यूक्लियस बना लेगा, यहाँ बीच से कहीं से टूट जाएगा, बस यहाँ से ब्रेक हो गया, बस ब्रेक हो गया, दो माइसेलियम बन गया, दैट्स इट। अब फिर से लेंथ बढ़ाएंगे खा पी करके, है ना। हेलो, फाइकोमाइसिटिस कौन सा ग्रुप है बेटा? फाइकोमाइसिटिस, है ना, उसमें ये होता है नाटक। तो बेटा आप किसी भी सेंस में इसको माइटोसिस कह पाओगे? देखो, माइटोसिस मतलब एक कोई एक टाइप नहीं है, पहले तो ये समझो। सॉरी, ए माइटोसिस मतलब कोई वन टाइप नहीं है, सॉरी। ए माइटोसिस इज नॉट ए सिंगल टाइप ऑफ द थिंग। हम लोग उन सबको ए माइटोसिस बोल रहे हैं जो माइटोसिस के रूल में फिट नहीं बैठते। इज इट क्लियर? Yes, sir. जो टिपिकल माइटोसिस है उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं बिहेव करते, उनको मैं एमाइटोसिस कहता हूँ। अब ये देखो, है ना, एक सिंगल सेल अमीबा भी कुछ ऐसे रूप दिखा रहा है चेहरे, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं करूंगा, जा, ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ है, जा, ठीक है, या तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनने दूंगा। अब यहाँ पे भी आप देखो, माइसेलियम जो है वहां पे भी आपको स्पिंडल फाइबर कहाँ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है, दो सेल में न्यूक्लियस बन गए। So this way it will divide. Now, can you see this one? You know the diatoms. Diatoms पता है किसी को? है ना? Yes, sir. Diatoms, तो diatoms का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, ये है डायटम, ठीक है, और ये है बच्चों डायटम। तो डायटम में आपको देखने को मिलते हैं दो कवर होते हैं, इसको बोलते हैं एपिथिका, है ना, और नीचे वाले को बोलते हैं Hypothetical. हाइपोथिका। तो ये चीज है सिंपल। और यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस है, दो हाफ सेल्स है। अब ये डिवाइड कैसे होगा? हाउ इट विल डिवाइड, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। कैसे डिवाइड होगा सर ये? तो इसमें कुछ नहीं होता, ये दोनों जो थिका है वो सेपरेट हो जाते हैं। बोथ द थिका विल गेट सेपरेटेड, ठीक है। ये मानते ये थोड़ा बड़ा है, 10 यूनिट है, और ये है जो बेटा 9 यूनिट है। यूनिट मतलब एक मेजरमेंट हमने लिया, ठीक है, रैंडम। तो ये 10 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, ऑब्वियसली हाइपोथिका छोटा होता है। तो दोनों सेपरेट हो गए, 10 यूनिट वाला सेपरेट हो गया, यहाँ देखो 10 यूनिट वाला सेपरेट हो गया, एंड दैट स्मॉल जो 9 यूनिट वाला वो सेपरेट हो गया। बट इसके बाद में जो होता है वो बड़ा ही अजीब है। होता क्या है कि both the half cells will behave as a epitheca only. So इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हाइपोथिका बनेगा, ठीक है, वो 9 यूनिट वाला होगा। अच्छा, बढ़िया है सर।
अब आप सोच रहे होंगे कि 9 यूनिट के ऊपर 10 यूनिट बनता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे इसके अंदर एक यूनिट बनता है जो होता है 8 यूनिट वाला। अरे सर, दो अनइक्वल सेल बन गए, बिल्कुल बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इजंट क्लियर? हेलो, यस यस सर। अब मजेदार बात तो ये होती है कि इसके आगे भी ये डिवाइड हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको नोटिस करो, देखो ये है बेटा 9 यूनिट वाला जो पहला था, और ये है छोटा सा 8 यूनिट वाला। तो सर इसके अंदर, अरे इसके अंदर 8 यूनिट वाला बन जाएगा, और इसके अंदर बनेगा 7 यूनिट, फिर अनइक्वल डिवीजन। ये तो गड़बड़ है सर, मर जाएगा, ये मर जाएगा, बिल्कुल मरेगा। क्यों मरेगा? साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो खराब होगा इसका, ठीक है। तो ये ऐसे 2 या 3 कर सकता है, 8 यूनिट, 7 यूनिट, 7 यूनिट, 6 यूनिट तक जाएगा, पर उसको ट्रिगर हो जाएगा, अरे भाई अब तो आगे डिवाइड हो, मर जाऊंगा भाई, है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, उसका कर देता है मियोसिस, और मियोसिस करा करके स्पोर्स बनाता है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोस्पोर्स। आपने ये पढ़ा होगा शायद। यस। ठीक है, तो ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं एंड देन ऑक्सोस्पोर्स विल बी रिलीज आउट। तो एनीवे, बट जो भी प्रकार का माइटोसिस या मतलब जो सेल डिवीजन हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये बेटा एक टिपिकल माइटोसिस से बिल्कुल डिफरेंट है ना, है ना, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। इसको इवन हम लोग डायनोमाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डायट टर्म्स में होता है इसीलिए, ठीक है, डायनोमाइटोसिस या एमाइटोसिस। I hope it's very clear to you all, no confusion. Yes. तो वैसे मैंने बहुत बता सकता हूँ, बहुत सारे टाइप है। आपने अगर पैरामीशियम के बारे में सुना होगा, तो पैरामीशियम में एक अलग ही लेवल का कार्यक्रम है। पता है क्या होता है? पैरामीशियम कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक उसके पास होता है मैक्रो न्यूक्लियस। हेलो, isn't it? यस सर। अगर वो यार वो डिवाइड होगा तो वो भी टिपिकल माइटोसिस थोड़ी करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज एन डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। डाइकैरियोटिक है मतलब 2 उसमें ऑब्वियसली बेटा, है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी बाइनरी फिजन ही करेगा, वो बाइनरी फिजन करेगा, यूग्लेना भी बाइनरी फिजन ही करता है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करते हैं, ऑल्दो दे आर यूकैरियोटिक, अगर वो यूकैरियोटिक है फिर भी अगर वो बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है, तब बेटा वो सारे के सारे जो है वो आ जाते हैं इन द एमाइटोसिस में। पक्का? क्लियर है? ठीक है, तो ये है बच्चों बहुत सारी पॉइंट्स जो कि हमें इंडिकेट कराते हैं कि एमाइटोसिस का क्या मतलब है, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपीयर, ये 3 मुद्दे तो रहेंगे, और ये बस हमें लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं, एक मैं पॉइंट आपको बता दूं, एक होता है जिसको हम लोग कहेंगे बेटा एंडोमाइटोसिस। Now what is endomyosis? एंडोमाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस उसमें बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि हम लोग सिनोसाइटिक कंडीशन में भी देखते हैं। इवन हम लोग बच्चों प्लांट सेल में, है ना, मतलब जो एम्ब्रियो सैक बनता है, हेलो, एम्ब्रियो सैक, इसमें भी आपको एंडोमाइटोसिस देखने को मिलता है। लाइक एट दिस इज व्हाट द पॉइंट। देखो ये है मेगास्पोर, उसमें कितना न्यूक्लियस है? सिंगल सेल, ठीक है, तो एक ही न्यूक्लियस है बेटा। अब क्या होता है, ये सेल बिल्कुल डिवाइड नहीं होता और तुरंत बेटा 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। सो बोथ यू हैव नाउ 2 न्यूक्लियस। तो अभी जो हुआ वो माइटोसिस हुआ, बट एंडोमाइटोसिस हुआ मतलब क्या हुआ? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अगेन इट विल डिवाइड, again it will divide and both the nucleus will divide and it will form the 4 nucleus। तो यहाँ बेटा 4 न्यूक्लियस बनते हुए दिखाई देंगे। Same to same it will happen, it will reach up to the 8 nucleated stage। अभी भी आप देखो तो पहले कितना मेगास्पोर है? 1। यहाँ पे कितना मेगास्पोर है? सर 1 ही है। ओह, but how many nucleus are there? सर 8 nucleus। क्लियर है? ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड बनता चला जा रहा है, बट
द पॉइंट इज कि उसमें उसके केस में आपको देखने को मिलता है 1 मेगास्पोर है, मतलब इसमें साइट कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी, बहुत से ऐसे पोजीशन देखने को मिलेंगे जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है बट साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब अंदर ही अंदर सारे सेल रह जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। हेलो, Yes. ठीक है, चलो एक और पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लीवेज। नाउ क्लीवेज क्या चीज है? इट्स अगेन वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। क्लीवेज और माइटोसिस एक ही जैसे हैं क्या? बिल्कुल एक ही जैसे हैं। थोड़ा ध्यान देते हैं। ये है बेटा जाइगोट, हमारी कहानी, ठीक है। हम जाइगोट है, हम जाइगोट थे, व्हाटएवर मे बी। जाइगोट मतलब हमारी आइडेंटिटी पहली, ठीक है, एक इंडिविजुअल सेल। अब इसमें क्या होगा कि ये पहली बार डिवीजन करेगा, तो कैसे करेगा, लेट्स सी। अगर आप देखोगे तो ये जो सेल है इसका साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बिल्कुल भी डबल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यही कि यही दो सेल बन जाएंगे। यू विल सी जाइगोट विल डिवाइड इनटू 2 सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 सेल बन चुके हैं। नाउ दिस इज द 2 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो, ठीक है, 2 सेल बन गए, 2 सेल। बट अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। इवन, है ना, हम लोग कहते हैं कि हमारी एक स्टेज आती है जब हम लोग 4 सेल के बन जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म उतना ही रहता है। टिपिकली जब माइटोसिस होता है तो पहले साइटोप्लाज्म मतलब सेल बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्रो होगा, साइटोप्लाज्म का कंटेंट डबल करेगा, फिर डिवाइड होगा, ताकि डॉटर सेल भी उतने ही बड़े बने। यहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि आपको अब यह 4 सेल देखने को मिल रहे हैं विद इन दिस सेम अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी, क्योंकि ये डिवीजन बड़ा ही क्विक होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बेटा इसको डिवाइड हो करके, ठीक है, ये देखो ये 4 सेल स्टेज बन गई, ठीक है। तो वैसे ही होता है बेटा, मतलब अल्टीमेटली आपको एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी, इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ देर बाद में इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मतलब इवन, है ना, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे सेल बनते हैं, छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, और ये बन जाएगा अबाउट 16 to 32 सेल स्टेज। अब ये जो स्टेज होती है इसको हम लोग मोरूला कहते हैं। मोरूला जो कि मदर के जो गर्भाशय के अंदर जो होता है एंडोमेट्रियम, वहां जाके अंदर सेटल होने की कोशिश करेगा, ये वो स्टेज है। बट आप नोटिस करो कि अभी भी इसका साइज जाइगोट जितना ही है, मतलब जितना अमाउंट जो है जाइगोट में साइटोप्लाज्म का था, मोरूला में भी उतना ही है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, बट साइटोप्लाज्म अमाउंट रिमेन सेम। इसको क्लीवेज कहते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज क्या है बताओ, व्हाट इज द क्लीवेज? व्हेन द सेल विल डिवाइड इन नंबर्स but the amount of cytoplasm remains constant, it will not change। जितना है उसी को तोड़ते बैठो, इसी को बोलते क्लीवेज। isn't it? हेलो एवरीवन, Yes, sir. है ना। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। सेल भी बन रहा है, बस सेल छोटे 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 और भी छोटे होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी एनिमल की बॉडी में सबसे बड़ा सेल उसका एक सेल होता है, क्योंकि एक सेल से ही जाइगोट बनता है। उसका कारण ही है कि जाइगोट जब तक बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि उसे आगे करना क्या है, क्लीवेज। बहुत छोटा सा जाइगोट है तो बेटा वो क्लीवेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। हेलो सर, लास्ट स्टेज का नाम क्या है? कौन सा? मोरूला। मोरूला वो तो आप लोग पढ़ोगे, एम्ब्रियोलॉजी पूरा होगा, इसके बाद मोरूला के बाद ब्लास्टुला आएगा, गैस्ट्रुला आएगा। ये ब्लास्टुला स्टेज के बाद में है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऐसे जर्म लेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपने एनिमल किंगडम में जरूर पढ़ा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, दिस 2 वर्ड्स मे बी यू हैव हर्ड अबाउट। यस Yes. ये जो जर्म लेयर्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं? तो बेटा वो मोरूला के बाद में आते हैं। आफ्टर मोरूला जब ब्लास्टुला स्टेज आती है, तो ब्लास्टुला से फिर गैस्ट्रुलेशन आता है।
तो वहां पे मेम्ब्रेन्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स टिपिकली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, बट है ना, विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली, कोई बड़ी दिक्कत बात की नहीं, ठीक है। तो ये रहे बेटा कुछ ऐसी चीजें जो एक्चुअली डिवीजन करा तो रहे हैं, बट वो टिपिकल माइटोसिस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऐसा होता है, उसके बाद ये होता है, ये वाली जो है ना फिक्स्ड चीजें होती है, वो यहाँ पे नहीं है। कहीं ना कहीं वो माइटोसिस के टिपिकलनेस को बेटा चैलेंज करते हैं, सो दे आर हैव सम डिफरेंट नेम्स, दैट्स इट ओनली। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे की कहानी ये है, क्या है, तो अब हमारे लिए मेन पॉइंट है बच्चों माइटोसिस। स्टार्ट अबाउट द माइटोसिस। ना, अब यार ये माइटोसिस है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आप बता सकते हो, आपको तो मैंने मतलब प्लांट किंगडम का अगर पहला दिन का लेक्चर आप याद करोगे, तो मैंने बहुत सारा समय यही पे लिया था, प्लॉइडी समझाई थी, बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है ये बताया है, ठीक है। उस दिन मैंने आपका जो कंफ्यूजन होता है मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड, वो भी मैंने आपको क्लियर किया था, इफ यू रिमेम्बर। हेलो, Yes, sir. यू रिमेम्बर, हेलो, है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एम फेज के बारे में। एम फेज जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो एक्चुअली हम लोग माइटोसिस वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट आता है कि ये किसने भाई डिस्कवर किया या हु डिस्कवर्ड, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली माइटोसिस इज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय इसको खाना मत, इसको खाना मत भाई, खाने वाली चीज नहीं है, नाम है, इंसान है, स्ट्रासबर्गर। हेलो, क्या नाम है भाई साहब का? स्ट्रासबर्गर। Strasburg. भाई खाने का नहीं है, ठीक है, जस्ट सुनने का इसको, ठीक है। सो डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रासबर्गर, बट सिर्फ डिस्कवर किया है एक्चुअली। ये जो टर्म दिया है, तो ये एक्चुअल जो टर्म होता है ना माइटोसिस, बोलो भैया इसको, ठीक है। टर्म वाज गिवन बाय, किसी को पता है, किसी को पता है? ये जो टर्म है माइटोसिस, इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग, ठीक है। तो फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने, है ना, ये पहली बार बताया, ठीक है। दूसरी एक चीज है, अगर आप प्लांट्स के केस में भी देखोगे, है ना, तो प्लांट के केस में सेल डिवीजन जो होता है वो ट्रिगर होता है बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स उसको ट्रिगर करते हैं। एक हार्मोन आता है जिसको मतलब प्लांट हो या एनिमल सेल हो, है ना, वो दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, है ना, प्लांट सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय, इट इज initiated by cytokinin. Maybe you have heard about this hormone, maybe possible नहीं किया तो ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये तो ये जो साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन होता है, इट्स बेसिकली अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। इट्स आल्सो फाउंड इन द एनिमल्स आल्सो। मतलब देखो, साइटोकाइनिन मतलब वो सारे केमिकल जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, उनको हम साइटोकाइनिन कहते हैं, साइटोकाइनिन। क्योंकि साइटोकाइनेसिस का मतलब ये, साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मतलब टूटना, डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब ही सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और आप जानते हो, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, साइक्लिन, साइक्लिन के बारे में पता है ना, is also associated with the mitosis. Cyclin is required for the cell cycle. Cell cycle बिना साइक्लिन के तो हो नहीं सकता, ठीक है। बट यहाँ पे नोटिस करो, साइटोकाइनिन सिर्फ सेल डिवीजन प्रमोट करता है, ये नहीं कि वो सेल साइकिल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। हेलो, CDK एक अदर प्रोटीन है जो इसेंशियल है फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल। तो साइक्लिन और CDK ये दोनों ही बेटा सेल साइकिल से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि माइटोसिस जो है दो प्रॉपर टाइप्स में पार्ट में डिवाइडेड है। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज व्हाट, द कैरियोकाइनेसिस,
and the another one Cytokinesis. is cytokinesis. Okay, तो ये दो है, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज व्हाट द साइटोकाइनेसिस यहाँ पे है। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ एज अ स्टूडेंट, if you want to study the mitosis, which is the best suitable material to study the mitosis, ठीक है? So material जो है for study, अगर आपको माइक्रोस्कोप में है ना प्रॉपरली अगर माइटोसिस के स्टेजेस देखने हैं वन आफ्टर अनदर, तो आपको बढ़िया सा मटेरियल कौन सा है? देखो, इन केस ऑफ द हम लोग देखते हैं वो होता है क्या बेटा, अनियन रूट टिप, ठीक है? और ये बहुत आराम से घर में बनाया जा सकता है। आप एक कोई भी अनियन ले लो, ठीक है, और उसको किसी एकदम ग्लास के ऊपर रख दो, ग्लास के अंदर थोड़ा पानी रखो, ठीक है, और वो अनियन को ऊपर रखो, तो ऑब्वियसली बेटा वो पानी नीचे दिखते है, तो वो छोटे छोटे उसको रूट्स इनिशिएट हो जाएंगे ऑन इट्स डिस्क शेप स्टेप। बस कुछ नहीं, तो जैसे वो आ जाएगा दैट्स इट। उस रूट टिप्स को बेटा कट करो, उसको क्रश कर दो स्लाइड्स के ऊपर, थोड़ा सा कलर डाल दो, ठीक है, कुछ कलर्स आएंगे, एसिटोकार्मीन, सैफरानिन और ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर, एंड जस्ट ऑब्जर्व अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, प्रॉपरली थोड़ा सा। if you see the compound, जो माइक्रो सिंपल मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आते हैं, उनके अंदर देखो तो आपको बेटा सेल डिवीजन के स्टेजेस लकीली देखने को मिलेंगे, लकीली, है ना। सो दैट इज वेरी सिंपल, है ना। सो ऑनियन रूट टिप सेल जो होते हैं, रूट एपेक्स जो होते हैं, रूट एपेक्स में वहां पे हम लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी, सेल का डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा ड्रामेटिक स्टेज है, मतलब सबसे खतरनाक ड्रामेटिक स्टेजेस को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन को, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस हमको देखने को मिलते हैं, लॉट ऑफ, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में बेटा हम लोग माइटोसिस मेयोसिस को देखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, क्या क्या स्टेजेस है भाई, आपको तो पता है ना। स्टेजेस ऑफ फर्स्ट इन कैरियोकाइनेसिस, तो 4 स्टेजेस है। वन इज कॉल्ड एज द प्रोफेज, है ना, उसके बाद होता है मेटाफेज, एंड देन द एनाफेज, लास्ट इज द टेलोफेज। सो ये 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलती है, सिंपल, डन, ठीक है। यही है माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का राज। और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस कैरियोकाइनेसिस स्टेजेस, ठीक है। प्रोफेज एंड देन मेटाफेज एंड देन एनाफेज, ऑल दिस थिंग्स विल स्टडी, ठीक है। अब मैं आपको सिंपली बेटा चीजें बता देता हूँ, डायग्रामेटिकली आप चीजों को नोटिस करो, आराम से देखो, चीजों को समझना है, ठीक है। बाद में वो सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा, पहले फ्लो समझ लो। फ्लो बहुत आसान है। यहाँ पे हमें बात करनी है कि मेरे पास में एक सेल है, और ये जो सेल है बेटा, इसमें न्यूक्लियस भी है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा डीएनए है जो कि इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्मेट में कॉइल्ड है, ठीक है। इसमें एक्चुअली 2n = 2 कंडीशन है, 2 क्रोमोसोम है। एक रेड कलर का मैटरनल मान लेते हैं, और दूसरा बेटा ये ऑरेंज कलर का, ये जो है पैटर्नल है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो मैटरनल और पैटर्नल ऐसे 2 बेटा क्रोमैटिन फाइबर इस तरह से फैले हुए हैं। ये एक्चुअली इंटरफेस स्टेज है। यहाँ पे 2n = 2 है, और बेटा पहले तो यहाँ पे 2c कंडीशन है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 कॉपीज दिखाई दे रही है, एक रेड कलर का, एक ऑरेंज कलर का, 2 ही कॉपीज है, 2 डीएनए है, दैट्स इट, खत्म का। isn't it, hello, isn't it clear to you? Yes, कोई प्रॉब्लम है? yes, अब बात करते हैं कि यही जो चीज है वो एस फेज में चला जाएगा। ये एक्चुअली G1 स्टेज है, ठीक है। एस फेज में जैसे ही चला जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट्स वेरी टिपिकली हार्ड टू ड्रा करना बहुत आसान नहीं है,
बट मैं आपको बता दूं, देखो ये इस तरह से बेटा सेल का साइज बढ़ रहा है, थोड़ा सा सेल का साइज बड़ा कर दिया आपने। अब इसमें आपको नोटिस करना है कि बच्चों देखो ये जो आपको रेड कलर वाला जो क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है, अब ये एस फेज से गुजर चुका है, यहाँ पे कहीं तो भी अटैच्ड है और इसी की एक कॉपी भी बन चुकी है। हेलो, कैन यू सी दिस वन? इसकी एक कॉपी बन चुकी है, यस सर। रेड कलर वाला का जो है उसकी एक कॉपी बन चुकी है। इन द सेम वे मतलब मैटरनल क्रोमोसोम की कॉपी बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से ये एक जो है अभी ये इंटेंगल्ड है क्योंकि वो सेल के अंदर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इवन ऑरेंज कलर जो है उसका भी एक कॉपी बन चुकी है। नाउ इस समय भी अगर आप देखोगे तो 2n is equal to 2 ही है। Now also it is the 2n is equal to 2, but it is now the 4c. हेलो, क्लियर? 4 कॉपीज है। Yes, sir. 4 कॉपीज मतलब ये जीवन में एस में ऐसा ही होगा। तो ये रहा बेटा इंटरफेस का ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ G1 स्टेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे S और G2 हम लोग बात कर लेते हैं, दोनों में ऐसे ही दिखेगा आपको, सेम टू सेम। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी होती है कि न्यूक्लियस के बाजू में यहाँ पे एक जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेंट्रो, है ना, जोन। यहाँ पे सेंट्रियोल आपको दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही बेटा एस फेज हो जाता है तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको एक्चुअली 2 सेंट्रियोल दिखाई देंगे जो एक दूसरे के पास में, और दोनों का डिवीजन हो चुका है। तो पहले एक ही सेंट्रियोल था, अब आप देखोगे कि आफ्टर एस फेज कंप्लीशन उसके अंदर 2 सेंट्रियोल आपको दिखाई देते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यस, ये मैंने पहले भी एक्चुअली एक्सप्लेन किया है कि सेंट्रियोल भी डिवाइड होता है इन लेट एस फेज, ये लास्ट क्लास में मैंने बोला था। ठीक है, तो डीएनए तो डिवाइड होता ही होता है, सेंट्रियोल भी डिवाइड होता है, अपनी 2 कॉपीज बना लेता है, तो उसने वो काम कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर हम लोग बात करें इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद होगा शुरू प्रोफेज, और जैसे ही प्रोफेज शुरू होगा ये जो आपको अंदर जो डीएनए दिख रहा है जो कि इंटेंगल्ड है, फैला हुआ है पूरे एंटायर न्यूक्लियस में, ये पहले कंडेंसेशन करना शुरू करेगा, मतलब है ना, ये छोटा हो जाएगा, छोटा होने की कोशिश करेगा। तो आपको सबसे पहली जो स्टेप देखने को मिलेगी उसको हम लोग अर्ली प्रोफेज कहते हैं, और अर्ली प्रोफेज में आपको न्यूक्लियस तो वैसे के वैसा ही दिखेगा। न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस में एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है, तो बेटा आपको चीजें दिखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकोगे कि आपको ये जो क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमैटिन था लंबे लंबे जो थे, ठीक है, ये अभी कंडेंस होके थोड़ा सा विजिबल दिखाई दे रहे हैं, इतने हुए नहीं है, अभी भी पतले से हैं, बट यू कैन सी देम लाइक दिस वन। हेलो, isn't it clear to you? ठीक है, ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा सेंटर में, ठीक है। सेम थिंग विल हैपन विद द अदर क्रोमोसोम आल्सो। अभी भी वो एक दूसरे से प्रॉपर सेपरेट वगैरह कुछ हुए नहीं है, एंटेंगल्ड है, बट उनका थिकनेस आप देख सकते हो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और ये जो थिकनेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली बेटा इससे वो थोड़े क्लियर हमें दिखाई देते हैं। ये अर्ली प्रोफेज में होता है जहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपियर नहीं हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रोमियर्स ने भी अपना थोड़ा डिस्टेंस बना लिया है, सेंट्रियोल्स ने भी अपने बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, वो थोड़ा दूर गए। ठीक है, तो ये है अर्ली प्रोफेज। इसमें अर्ली प्रोफेज में आपको ये चीज देखने को मिलती है। जैसे ही आप लोग इसके बाद का लेट प्रोफेज स्टेज देखोगे, मतलब आप जब लेट प्रोफेज स्टेज देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि यार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गया, अब वो नहीं है, या तो उसके फ्रैगमेंट्स आपको थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं और ये डिसअपियर हो रहा है, एक्चुअली इट विल डिसअपियर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चीजें नोटिस करने को मिलेगी कि यार ये जो क्रोमोसोम्स है और भी कंडेंस हो चुके हैं, मतलब जितना वहां पे दिखाई दे रहा है उससे भी ज्यादा कंडेंस, मतलब कंडेंसेशन अभी भी शुरू है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि यार ये दोनों क्रोमोसोम जो है अभी पूरी तरह से देखो कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं, और इनकी हाइट जो है, जो भी लेंथ है वो जो है वो छोटी हो रही है। यू कैन सी देम प्रॉपरली। हेलो, यू कैन यू, बट आप सब कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है? अभी आपको दिखाई दे रहा है डायड या मोनैड, तो आप बोलोगे सर डायड दिखाई दे रहा है। अब आप इसकी तरफ ध्यान देना, ये जो पोल आपको दिखाई दे रहे सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल मतलब जो है बेटा वो देखो इनके डिस्टेंस का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग, और इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए, फाइबर्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, ये डॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है, ठीक है, आप देख सकते हो। So by this way you can see that how centrioles are pushing away and then how the DNAs are condensation is taking place. तो ये है बेटा early prophase. And this is a late prophase. Hello, clear है? अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे अभी भी 2n is equal to 2 है, 2 दिख रहे हैं और 4c है। यहाँ पे भी वही है बेटा, 2n is equal to 2 and here is the 4c. Isn't it clear? Hello, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको, है ना, मैं मेटाफेज पे चला जाता हूँ, अर्ली मेटाफेज ये सब नहीं करूंगा। ठीक है, नाउ यू विल सी दैट ओके द सेल इज कंप्लीटली बहुत बड़ा सा सेल आपको दिखाई देगा इस तरह से, क्योंकि सेल की ग्रोथ रुकती नहीं है, सेल ग्रो होता रहता है। तो सेल बहुत बड़ा ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सेल का साइज बहुत बड़ा दिख रहा है, बट राइट नाउ सेंट्रियोल जो है, जो दोनों सेंट्रियोल है, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली बेटा। यहाँ पे 2 पोल्स पे, एक सेंट्रियोल एक पोल पे चला गया है, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल पे। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों ही जो क्रोमोसोम है वो और भी कंडेंस्ड हो चुके हैं। आप देख सकते हो, बहुत छोटे और थिक। ये रेड कलर का मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है, और जो दूसरा है बेटा वो है डेफिनेटली बेटा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज। आप देखो कितना कंडेंस्ड और कितने थिक हो गए डायड। हेलो, इजंट इट? कैन यू सी इट? है ना, और ये एक इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वल इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए। इजंट इट? हेलो, एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। तो आपको कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्रोमोसोम के साइज, शेप, ये जो है कौन से स्टेज में प्रॉपरली स्टडी कर पाते हो? तो आंसर है मेटाफेज, क्योंकि फाइनल कंडेंसेशन यहाँ पे हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। अब यहाँ पे नोटिस करना है एक और पॉइंट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस सेंट्रियोल से लेकर के इस सेंट्रियोल तक आपको स्पिंडल फाइबर देखने को मिलता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्पिंडल फाइबर देखने को मिलता है। ये देखो, ठीक है, ये है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, नॉट ओनली दैट, यहाँ पे है बच्चों सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं दिस इज व्हाट द सेंट्रोमियर। यहाँ पे भी सेंट्रोमियर है। इस सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर, ठीक है, और इस काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होता है बेटा स्पिंडल फाइबर्स। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर, इनके बीच में स्पिंडल बन चुका है। कैन यू सी? इज इट विजिबल टू यू? हेलो, Yes, sir. है ना? तो सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर, इनके बीच में आपको स्पिंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है। इवन ये जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं, इनके आजू बाजू में भी ऐसे रेज दिखाई देते हैं, इनको हम लोग एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो आपको पता है 3 प्रकार के फाइबर देखने को मिल रहे हैं। एक कौन सा है? इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यूअस इसीलिए है क्योंकि ये एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक चले जा रहे हैं। दूसरा जो फाइबर है बेटा, डेफिनेटली इट इज एन डिसकंटिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस क्यों है बताओ? क्योंकि वो पूरा एक पोल से दूसरे पोल तक जा नहीं रहे, वो एक पोल से बस सेंट्रोमियर तक जा रहे हैं क्रोमोसोम के। और तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा एस्ट्रल रेज। क्या कहते हैं इनको हम लोग? एस्ट्रल रेज। ठीक है, तो बेटा बताओ, यहाँ पे अभी ये जो मेटाफेज स्टेज आपको दिखाई दे रही है, इस मेटाफेज स्टेज में, दिस इज अ मेटाफेज। ठीक है, क्या आपको नोटिस हो रहा है कि अभी भी ये 2n इज इक्वल टू 2 ही है और 4c है? दिख ही रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम अभी भी 2n इज इक्वल टू 2 है और 4c है। यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है बताओ? यस सर। Yes, sir. इसको कांग्रेशन बोलते हैं। कांग्रेशन का मतलब सारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी इसमें तो 2 ही मैंने बताया क्योंकि समझ में आया। ठीक है, हमारे सेल में तो यार 23 पेयर होते हैं, यहाँ तो एक ही पेयर दिखा है, ओनली 1 पेयर आया, शोन यू 1 पेयर।
वन मैटरनल वन पैटर्नल। हमारे अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर। वो सारे एक इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं, उसको हम लोग कांग्रेशन बोलते हैं। कांग्रेशन मतलब एक जगह जमा हो जाना, है ना, फॉर्मिंग वन पैरेलल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कांग्रेशन, कांग्रेस, कांग्रेशन। ठीक है, हेलो, isn't it clear to you? Yes. Yes, sir. अच्छा, कितने प्रकार के फाइबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं मेटाफेज में, कौन बताए? 3 हाउ types. मेनी टाइप? 3 टाइप्स। बहुत बढ़िया। Which are they? One is a continuous fiber, one is a discontinuous fiber, one is a astral rays. ठीक है, पक्का? अच्छा, डिसकंटिन्यूअस फाइबर को हम लोग क्रोमोसोमल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम को अटैच करता है। ठीक है, इंटरपोलर फाइबर, इंटरपोलर मतलब जो कंटिन्यूअस है वो इंटरपोलर है, इंटरसेंट्रियोलर है, मतलब एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक वो पहुंचते हैं, और बाकी तो एस्ट्रल रेज होते हैं। तो ऐसे 3 है। क्या ये बेटा ब्लैक बैकग्राउंड पे ये कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको? है ना, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इज इट विजिबल टू ऑल? हेलो, Yes, sir. Yes, I will yes, write sir. down. Okay. तो यहाँ पे बेटा देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से हमने, पर मैंने जो बोला उसको आपने याद रखना है। मैंने ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनाफेज। ठीक है, अब एनाफेज में क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब एनाफेज को देखोगे तो बड़ा अजीब सा आपको, मतलब ये जो है चीज देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये सेल को मैंने इलोंगेट कर दिया। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, इसको बेटा एस्ट्रल रेज में बना देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एस्ट्रल रेज बना देता हूँ। ओके, इट्स ओके। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर व्हाट हैपेंस। मेन थिंग हम लोग यहाँ बना लेते हैं। मेन चीज ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब जो भी मैटरनल क्रोमोसोम था जो कंडेंस्ड हुआ था, ठीक है, अब ये दोनों ही जो है एक दूसरे से स्प्लिट हो गए। कैन यू सी, है ना, एकदम जो एनाफेज में जो डायड था, सॉरी मेटाफेज में जो डायड था, अब वो बेटा मोनैड में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है। आप नोटिस करो कि ये जो यहाँ पे जो काइनेटोकोर है, यहाँ पे जो काइनेटोकोर है, ठीक है, इस काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर पे है, वहां से आपको ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि दोनों ही मोनैड्स को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, दे विल पुल इट। ठीक है, कुछ स्पिंडल फाइबर्स है जो कि कंटिन्यूअस है, जो यहाँ से यहाँ तक है, विच एक्चुअली हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी। ठीक है, यस, हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ देखो आपको देखने को मिल रहा है सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस करूंगा। इंट्रोडक्शन इसका है, देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे फाइबर बनेंगे जो 2 क्रोमोसोम के बीच में बनेंगे, 2 मोनैड के बीच में बनेंगे। इनको हम लोग इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स कहता हूं। ये क्रोमोसोमल फाइबर नहीं है, these are the इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। तो ये चौथा टाइप का फाइबर मैंने इंट्रोड्यूस किया। पहले मैंने 3 ही नाम बताए, वन इज अ कंटिन्यूअस, दैट इज इंटरपोलर फाइबर, then discontinuous, that is only the chromosomal fiber, and then astral rays, करेक्ट है? अब मैंने यहाँ पे चौथा फाइबर इंट्रोड्यूस किया है। अब ये फाइबर जो है वो बीच में बेटा वहां पे बनता चला जा रहा है, और वो पुश कर रहा है दोनों मोनैड को, चलो तुम लोग दूर दूर जाओ। ठीक है, क्रोमोसोमल फाइबर पुल कर रहा है और इंटर क्रोमोसोमल फाइबर पुश कर रहा है। आई विल एक्सप्लेन, आई विल रिपीट अगेन। क्रोमोसोमल फाइबर पुल कर रहा है, कहाँ पे पुल कर रहा है? टुवर्ड द पोल। हेलो, एंड इंटर क्रोमोसोमल फाइबर जो है उन दोनों मोनैड को पुश कर रहा है। और आप देख सकते हो कि स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमैटिड इज हैपेंड, डायड से मोनैड में कन्वर्ट हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे 2n लिखूंगा या 4n लिखूंगा यहाँ पे अभी? ठीक है, 4n. यस, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4n, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्चुअली काउंट करने पे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 and 4, सो दैट इज 4n, बट कॉपी तो 4 ही दिखाई दे रही है, इसलिए 4n and 4c। तो एनाफेज ही ऐसा है जहां पे आपको 4n and 4c चीज देखने को मिलती है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। Yes, ये sir. सब Yes, कुछ sir. करने के लिए, ये सब करने के लिए बेटा एनाफेज और प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, एपीसी मैंने जो बताया था अभी, है ना, ये स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर वगैरह करने के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ कोई बोल रहा था क्या?
एनीथिंग, एनी डाउट? हेलो, ओके। सो मैंने कहा कि unless and until we have clear idea about actually what is anaphase, ठीक है। Now I will ask very simple question, very simple, बहुत simple question पूछता हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि मेटाफेज का क्रोमोसोम कैसा दिखता है? आप बोलोगे सर मेटाफेज का क्रोमोसोम डायड होता है, डायड। हेलो, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, अगर sir. मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि यार एनाफेज का क्रोमोसोम कैसा दिखता है, तो आप बोलोगे तो ये Monad. मोनैड। Monad. अच्छा, अब ये नीट वाले क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? देखो, नीट वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि मेटाफेज के क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड और कितने सेंट्रोमियर होंगे। तो आपको तो पता है वो डायड है, तो आप बोलोगे सर 2 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर, है ना? इजंट इट? Yes. है ना? ये कैसा है? ये देखो 1 सेंट्रोमियर है, तो क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड एक बना दिया, दूसरा क्रोमैटिड बना दिया, इसी को डायड कहता हूँ। 2 क्रोमैटिड है, दिस इज अ क्रोमैटिड। तो वो पूछेंगे आपको कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है उसमें कितने क्रोमैटिड होंगे, बराबर 2 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर। और जब ये स्प्लिट हो जाएगा, ऑब्वियसली व्हेन इट विल स्प्लिट, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा एक क्रोमैटिड इधर चला गया, दूसरा क्रोमैटिड इधर चला गया, दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो ये तो मोनैड बन गया। तो फिर एनाफेज में कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर इट्स 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमैटिड इन केस ऑफ व्हाट द एनाफेज। इजंट इट क्लियर टू ऑल? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत आसान है, इजीएस्ट थिंग, कुछ नहीं है, 2 थे स्प्लिट हो गए, एक हो गया, उसमें क्या है? सेंट्रोमियर डेफिनेटली एक सेंट्रल पॉइंट है, वो हमेशा रहेगा ही। ओके, यस। अब आप यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्रोमोसोम के शेप आपको दिखाई दे रहा है एनाफेज में, क्योंकि दोनों को ही मैंने मेटासेंट्रिक लिया है, बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर लिया है, तो दोनों ही मुझे वी शेप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि शेप ऑफ द क्रोमोसोम आप कहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से, तो आंसर होगा बेटा एनाफेज। आंसर क्या होगा? एनाफेज। एल शेप, जे शेप, आई शेप, ये बताया था कि मैंने आपको? हेलो, हैव आई टोल्ड यू? No, sir. तो विल स्टडी, ठीक है, विल स्टडी, नो इशू। तो आप सेल चैप्टर पढ़ोगे, उसमें क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप पढ़ोगे, उसमें आपको चीजें देखने को मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर मुझे शेप देखने हैं तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वी शेप है, दोनों ही, क्योंकि दोनों का ही सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है, इसलिए वी शेप दिखाई दे रहा है। हेलो, तो बेटा मैं 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुने। अगर आपको क्रोमोसोम का अरेंजमेंट्स, क्रोमोसोम का साइज, क्रोमोसोम की एंटायर स्टडी जिसको हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, वो करनी है, तो आप कौन से स्टेज को सिलेक्ट करोगे? आंसर होगा मेटाफेज। बट अगर मैंने आपको बहुत टिपिकली पिन पॉइंट लिए पूछा कि अगर आप क्रोमोसोम का शेप का स्टडी करना चाहते हो, तो आप कौन से स्टेज पे? बिल्कुल सही बात, इजी है, इजी है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ नहीं भाई, इसके बाद बड़े ही इजीली टेलोफेज हो जाता है। टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज है। यहाँ पे सेल का डिवीजन जो है वो एक्चुअली साइटोकाइनेसिस एक्चुअली शुरू हो चुका है, और मजेदार बात ये होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ चुका है। 2 डॉटर न्यूक्लियर आपको देखने को मिलेंगे। अभी डॉटर सेल नहीं बने, बट आपको मार्क करने को मिलेगा डॉटर न्यूक्लियाई इन केस ऑफ वाटर टेलोफेज। और बेटा डीकंडेंसेशन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इधर वाला वो रेड कलर का चला जा चुका है, ब्राउन, है ना, और यहाँ पे बेटा एक जो है ऑरेंज कलर का डीएनए चला गया है। सेम वे आपको ये चीज देखने को मिलेगी लाइक दिस, ठीक है। तो इट इज डीकंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, है ना, ये सब कुछ होगा बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलोफेज। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एंटायर टेलोफेज में, क्योंकि अभी 2 सेल नहीं बने हैं, तो बेटा अभी भी 4N और 4C कंडीशन ही मेंटेन्ड है। हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? Yes. सेल डिवाइड नहीं हुआ है ना, सेल तो डिवाइड हुआ है नहीं, तो 4 क्रोमोसोम भी है और 4 बेटा कॉपीज भी है।
बट अगर आप पर्टिकुलर डॉटर न्यूक्लियस को देखोगे, एक डॉटर न्यूक्लिया को देखोगे, तो उसमें क्या कंडीशन आ चुकी है बच्चों? उसमें कंडीशन आ चुकी है 2n एंड 2c, करेक्ट है? हेलो, क्लियर है? Yes. तो दो डॉटर न्यूक्लिया है ना, बट दोनों, क्योंकि सेल अभी डिवाइड हुआ नहीं, तो वहां पे आपको 4n और 4c दिखाई देता है, एंड दैट्स इट, दैट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। हेलो, इजंट इट क्लियर? 2n 2c, 4n 4c, दोनों ही चीजें आपको टेलोफेज में नजर आती है। सेल में 4n 4c है, बट न्यूक्लियाई में 2n 2c है। बराबर वर्ड्स को देखना, आंसर देते सब, ये नहीं कि बस है ना मन में आपने पहले बना लो कि हाँ इतना ही होता है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियाई जब पूछे डॉटर न्यूक्लियाई, तो आपका आंसर आना चाहिए 2n एंड 2c। बट टेलोफेज में जो एंटायर सेल, क्योंकि अभी साइटोकाइनेसिस पूरा हुआ नहीं, सेल नहीं डिवाइड हुआ है, दो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर ही दिखाई दे रहे है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। डीकंडेंसेशन हो चुका है, डीकंडेंसेशन मतलब फिर से जो आपको डीएनए के फॉर्मेट में बेटा है ना, आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, बता दो। नो? तो चलो फिर बात करते हैं प्रोफेज के बारे में, ठीक है। अब ये है, देखो इंटरफेस तो हो गया, प्रोफेज के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस। सबसे ज्यादा देर चलने वाला जो फेज है वो प्रोफेज है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस। प्रोफेज which is the first stage of the mitosis follows the S and G2 phase of the interphase। मतलब S और G2 होने के बाद में ही है ना प्रोफेज होगा, करेक्ट है। उसके बाद में बेटा इन द प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडेंसेशन शुरू हो चुका है क्रोमोसोम के मटेरियल का, ठीक है। तो क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड। अनटेंगल मतलब पहले टेंगल थे, मैंने दिखाया यहाँ पे, आपको वर्ड समझ में आए इसलिए, वो एक दूसरे में उलझे हुए थे, बाद में धीरे धीरे सुलझने लगते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल थिंग, अनटेंगलिंग मतलब सुलझना। So the chromosomal material becomes untangled during the process of the chromatin condensation। तो जैसे जैसे कंडेंसेशन होगा वैसे वैसे वो एक दूसरे से क्लियर कट बेटा है ना सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, अनटेंगल होना शुरू हो जाते हैं। The centriole which had undergone duplication as phase of interphase now begin to move toward the opposite poles of the cell। तो मैंने सेंट्रियोल के बारे में आपको दोनों स्टेजेस में दिखाया है, अर्ली और लेट प्रोफेज में। आप देख सकते हो किस तरह से सेंट्रियोल अब अपनी है ना दूरी बढ़ा रहा है एक दूसरे से। ये देखो, ये सेंट्रियोल यहाँ पे, ये सेंट्रियोल यहाँ पे, अब डिस्टेंस बढ़ रहा है स्लोली, है ना। दोनों अपना अपोजिट पोल जो है वो ले रहे हैं, और जैसे मेटाफेज आ जाएगा तो आपको एग्जैक्टली बेटा वो अपोजिट पोल पे दिखाई देंगे दोनों सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक है। The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic। मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखो। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो ये आपको इस तरह से कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। लेट प्रोफेज में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल आपको बनते हुए दिखाई देता है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखो माइटोटिक स्पिंडल शुरू हो चुका है बनना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका केमिकल नेचर बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे अब नोटिस करते हैं कि द माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं प्रोटीनियाशियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। तो स्पिंडल फाइबर किस चीज से बना होता है भाई? स्पिंडल फाइबर्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये जो स्पिंडल फाइबर से बने होते हैं, और माइंड वेल दीज प्रोटीन्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का क्या मतलब होता है? ये प्रोटीन जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकते हैं, ताकि जो भी पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम है उसमें ये मदद करते हैं, ठीक है। सो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर एक्चुअली माइक्रोट्यूबुल करके एक साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर आता है, सेल ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन बेटा, ट्यूबुलिन, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। आई विल रिपीट अगेन, ट्यूबुलिन प्रोटीन is the chemical component
which actually synthesizes the spindle fibers. What is the speciality of the tubulin protein? Sir, tubulin protein is an contractile protein. अच्छा, contractile का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है सर कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकता है और रिलैक्स मतलब एक्सपैंड भी करा सकता है। जैसे कि हाँ सर, जैसे कि मसल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जैसे कि फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है बैक्टीरिया के फ्लैजेला में, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकता है। ओह, ऐसा है क्या? ओके, isn't it clear to you? Hello? Yes, sir. Yeah? आगे बढ़ते हैं। Now that is what the simple thing. Initiation of the assembly of the mitotic spindle हो गया, सब हो गया। Cells at the end of the prophase when viewed under the microscope do not show. अब यहाँ पे सबसे important point है। सर आप बोल रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, हाँ होता है, बाकी का क्या होगा? बाकी मतलब क्या है सर? उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उनका क्या होता है? वो कहाँ जाता है? सो जैसे ही आप देखोगे, जैसे ही प्रोफेज एंड हो जाएगा, मतलब लेट प्रोफेज इज मार्क्ड बाय समथिंग इंपॉर्टेंट, उसमें होता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारे बेटा डिसअपियर हो जाते हैं। ऑल विल गायब, बाय बाय टाटा, सारे गायब हो जाते, कोई नहीं दिखता, सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता डिसइंटीग्रेट, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी देयर। हेलो, यस Yes. ठीक है। तो सर ये वाली जो स्टेज है, आप बोले लॉन्गेस्ट फेज है, हाँ लॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत धीरे धीरे कंडेंसेशन होगा, सब कुछ होगा। सर क्या हम लोग इस फेज को रोक सकते हैं क्या? मतलब हम लोग अगर कोई केमिकल यूज करे और इसको यहीं पे रोक दे तो लेट प्रोफेज, और मैं उसको ज्यादा स्टडी करना चाहता हूँ, मतलब ऐसा कि जैसे ओनियन रूट टिप लिया तूने, उस ओनियन रूट टिप को है ना किसी केमिकल में डुबो दिया, तो जहां जहां पे भी प्रोफेज हो रही है वहां रोक देगा। हाँ सर, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एजाइड नाम का एक केमिकल आता है, ठीक है? या तो बच्चों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, साइनाइड, साइनाइड यू नो दैट, है ना? Yes. है ना? साइनाइड एंड एजाइड, ये जो केमिकल्स है बेटा, अगर आप इसको यूज करोगे और उस रूट टिप को दे दोगे तो देखो एटीपी तो डेफिनेटली बंद हो जाएगा। तो जिस स्टेज में वो मेटाफेज में है, एनाफेज में है, वहीं पे रुक जाएगा वो, क्योंकि मैंने ऊपर बताया यार सब कुछ फॉस्फोराइलेशन पे डिपेंड है, एटीपी एनर्जी पे डिपेंड है। अब ये साइनाइड एजाइड यार, ये डेफिनेटली सेल की वो जो एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, एंड सो दैट यू कैन सी, एंड एक कोई स्टेप पे वो अरेस्ट रहेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि मर चुका है। Isn't it? Hello? Yes. है ना? तो ये रहा बेटा एंटायर प्रोसेस के बारे में, है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर, न्यूक्लियोलस जो अंदर होता है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, है ना? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया विल रिमेन, बट अगर आपको इसको भी मारना है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसे कुछ डाल दो साइनाइड अजाइड वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और पूरा वो स्टेज ही रुक जाएगा, आगे बढ़ेगी नहीं, कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा बेटा, प्रोफेज तक हम लोग आए हैं, ठीक है? देखो माइटोसिस में हम लोग प्रोफेज के बाद में बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है, आपको पता है सेंट्रियोल जो है अपना अपोजिट पोल पे, है ना, शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, आपको पता है स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया है। अब क्या? अभी ये होगा कि दोनों ही जितने भी क्रोमोसोम है वो एक इक्विटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाएंगे, इक्विटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है? जिसको मैंने क्या वर्ड यूज किया था, कौन बताएगा? कौन सा वर्ड यूज किया था? कांग्रेशन। क्या बोलते थे हम लोग? कांग्रेशन, है ना? तो कांग्रेशन होगा, और कांग्रेशन जैसे हो जाता है तो यहाँ पे आपको चीजें नोटिस करने को मिलेगी, है ना? तो कंप्लीट कंडेंसेशन विल ऑकर इन द मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज स्टेज में बच्चों कंप्लीट कंडेंसेशन होता है, ठीक है? बाकी सारी चीजें जैसे कि द कंप्लीट डाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप जैसे हो जाएगा वैसे ही मेटाफेज शुरू, ठीक है? तो ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा,
और पूरे क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन इज डन। मेटाफेज के आने तक बेटा कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी पूरी बेटा इसकी क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड, काउंट कर सकते हैं आप लोग कितने क्रोमोसोम है आपके। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 23 पेयर है, कैसे पता चला, कब काउंट किया, मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, Yes, sir. So now at this stage metaphase chromosomes is made up of two sister chromatid, ये भूलना मत, two sister chromatid which are held together by the single centromere, that is dyad, and the dyads are very clearly visible to us. ठीक है, yes, पक्का। तो इसके आगे की कहानी जो है मतलब मेटाफेज को प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन और उसके बाद की जो इसके बाद की जो स्टोरी है, ठीक है, एनाफेज, क्योंकि एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से प्रोफेज से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, फिर से प्रोफेज और फिर मेटाफेज और फिर एनाफेज और फिर साइटोकाइनेसिस या टेलोफेज तो है ही, बट टेलोफेज एक ट्रांजिशन स्टेज है, तो उसको जल्दी से निपटा देते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वो खुद भी बहुत जल्दी निपट जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टेलोफेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक्चुअली साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। टेलोफेज का मतलब ये साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली साइटोकाइनेसिस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। दो प्रकार के साइटोकाइनेसिस होंगे, एक एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस और एक है प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्रकार के साइटोकाइनेसिस है जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. Bye, sir.